वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मिडवल इंडिया को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने अकबर के बारे में जाना था, उसके प्रशासनिक कार्यों का उल्लेख करा था। और आज हम जानेंगे अकबर के पुत्र जहांगीर को, जिसके सलीम भी कहा जाता है। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो था 1605 से 1627 ईस्वी तक। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, बड़ी मिन्नतों के बाद जब अकबर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में जाता है, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में जाता है और वहां मन्नतें मांगता है कि भैया उसे पुत्र की प्राप्ति हो, और 30 अगस्त को उसे एक पुत्र का जन्म होता है। इस पुत्र का जो जन्म होता है वो शेख सलीम चिश्ती की ही कुटिया पर होता है, जिस कारण इसका नाम सलीम या फिर अकबर इसे शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। इसकी जो माता थी, ठीक है, माता जो थी वो आमिर के राजा की पुत्री थी। आमिर के कौन राजा? हमने देखा था अकबर का जो विवाह हुआ था वो आमिर के शासक भारमल की पुत्री से हुआ था। और वो पुत्री कौन थी? वो पुत्री थी हरकाबाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। तो हरकाबाई जो थी वो सलीम की माता थी, जहांगीर की माता थी। ठीक है, जो इसका संरक्षण हुआ, जो इसने शिक्षा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त करी और युद्ध में कुशल बना, वो बना इसके गुरु अब्दुल रहीम खान खाना की बदौलत। तो इसके गुरु जो थे वो थे अब्दुल रहीम खान ए खाना। इसका जो प्रथम विवाह की बात करते हैं, इसका जो प्रथम विवाह हुआ था वो 1585 ईस्वी में उसी आमेर के राजा के घराने में हुआ था। ठीक है, जहां की पुत्री कौन थी? हरकाबाई थी। तो आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी हरकाबाई, और भारमल का पुत्र था कौन? भगवान दास। ठीक है, भारमल का पुत्र था भगवान दास, जिसकी पुत्री का नाम था मानबाई, जिससे विवाह हुआ सलीम का जहांगीर का। और इसी से एक पुत्र हुआ कौन? खुसरो, जो बाद में क्या करता है? जहांगीर पे विद्रोह कर देता है, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। 1586 ईस्वी में इसका दूसरा विवाह हुआ था मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री से। किससे? मारवाड़ के राजा उदय सिंह के पुत्री से, जिससे एक पुत्र होता है कौन? खुर्रम। कौन हुआ? खुर्रम, जो बाद में क्या बना? शाहजहां बना। ठीक है, अब 1599 से लेकर 1604 ईस्वी तक जो सलीम होता है वो कर देता है अपने ही पिता, ठीक है, अपने ही पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह। क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। ठीक है, 1599 में अकबर भैया जा रहा होता है कहां? खानदेश पर विजय प्राप्त करने। खानदेश को जीतने जा रहा होता है। इस खानदेश पर विजय प्राप्त करने जा रहा होता है कौन? अकबर। और उसी समय ये सलीम को 1599 में ही सलीम को क्या करता है? अजमेर का गवर्नर नियुक्त कर देता है। क्या कर देता है? अजमेर का गवर्नर नियुक्त कर देता है। अब भैया तुम अजमेर के गवर्नर बन गए हो तो भैया सत्ता पर बैठना ही नहीं है, कुछ कार्य भी करने हैं गवर्नर के लायक। तो वो क्या करता है? एक आदेश दे देता है। किसको? सलीम को, जहांगीर को एक आदेश देता है कि भैया तुम जाओ, कहां जाओ? मेवाड़ जाओ, और मेवाड़ में एक राजा शासन कर रहे हैं अमर सिंह, उस अमर सिंह पर आक्रमण करो और मेवाड़ को जीत लो। अब हालांकि सलीम क्या होता है? पहले मेवाड़ में लड़ चुका होता है। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। और वो जानता होता है कि मेवाड़ में कैसे कैसे राजा हुए थे। ठीक है, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा हुए थे। तो वो मेवाड़ से युद्ध करना नहीं चाह रहा होता है। हमने पढ़ी थी छापामार युद्ध प्रणाली। ठीक है, जो जंगलों में छुपकर जब महाराणा प्रताप ने, ठीक है, अकबर की सेना को हराया था, तो उसी के चलते सलीम बहुत भयभीत था। और सलीम इस वजह से भी मेवाड़ पर शासन करना नहीं चाहता था, मेवाड़ से युद्ध करना नहीं चाहता था, जिस कारण वह अकबर के आदेश का पालन नहीं करता है। अब भैया अकबर के आदेश का पालन भी नहीं हुआ, और यहां 1599 ईस्वी में ही अकबर का जो द्वितीय पुत्र था कौन? मुराद। जो द्वितीय पुत्र था मुराद, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात अकबर जो तीसरा पुत्र था दनियाल, उस पर अपनी कृपा बरसाने लगता है। ठीक है, उस पर क्या करता है? ये सलीम तो भैया ऐसा ही है, इस पे कृपा मत बरसाओ, अब पहुंच जाओ दनियाल को शासन के युक्त बनाओ, और इस पर कृपा बरसाने लगता है अकबर।
अब इसी चीज को जब सलीम देखता है, जब जहांगीर देखता है, तो वो क्या करता है, विद्रोह कर देता है। किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ। भैया अपने पिता के ही खिलाफ चले जाता है, विद्रोह शुरू कर देता है। ठीक है, अब होता क्या है, विद्रोह कैसे करता है, इसको तो अभी अजमेर का बना दिया था गवर्नर। ठीक है, अजमेर का जब एक गवर्नर बन गया तो वहीं शासन कर रहा था, वहीं बैठा था। तो वहां बैठते बैठते वहां था शाही खजाना। क्या था? वहां था शाही खजाना। उस शाही खजाने को लूटकर ये चल देता है कहां? इलाहाबाद। भैया ये अजमेर के गवर्नर छोड़ो, हम तो अपना अलग शासन करेंगे, और सारा शाही खजाना लेकर पहुंच गया कहां? इलाहाबाद चले गया। ठीक है, जब इलाहाबाद पहुंचा, अब भैया अकबर को इस बात का पता चला कि भैया सलीम ने कर दिया है हमारे खिलाफ विद्रोह। तो विद्रोह जब कर दिया तो उसके बाद अकबर क्या करता है, एक पत्र भेजता है सलीम को कि वापस आ जाओ वरना बुरा होगा। तो इस पत्र का जवाब भी सलीम नहीं भेजता है। गलती करिए, जवाब कैसे भेजे? तो वो क्या करता है, इस जो पत्र का जवाब अकबर को नहीं भेजता है। अब भैया हो जाता है अकबर परेशान, करे क्या, कैसे सलीम को वापस लाए। अब वो उसके मित्र, सलीम के मित्र को भेजता है, किसके पास? सलीम के पास। अकबर भेजा है सलीम के मित्र को, सलीम के पास इलाहाबाद में। अब जब सलीम के मित्र को भेजा अकबर ने सलीम के पास, तो वहां जाकर वो तो बढ़िया अपना शासन चला रहा है। ठीक है, जब मित्र पहुंचा तो मित्र को भी अपने पक्ष में कर लिया कि भैया हम जैसे शासन कर रहे हैं वैसे ही तुम भी शासन करो, तुम्हें एक पद हम दे देते हैं और तुम बढ़िया करके आराम से शासन करो। उसे भी अपने पक्ष में कर लिया। अब क्या करे अकबर? अकबर के सामने अब और बड़ी समस्या हो गई। अब अकबर क्या करता है, अकबर अब भेजता है अपने मित्र को, अपने प्रिय मित्र को। किसको? अबुल फजल को। ठीक है, अब किसको भेजा उसने? अबुल फजल को भेजा। जब अबुल फजल को भेजता है तो अबुल फजल भैया एक बढ़िया विद्वान था, तो वो ऐसे अकेले तो जाता नहीं इलाहाबाद। वो क्या करता है, अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर कहां जाता है? इलाहाबाद को चल देता है। ठीक है, अब जब इस बात का सलीम को, जहांगीर को पता चलता है कि अबुल फजल आ रहा है बड़ी सेना लेकर, तो वो भी तैयार हो जाता है और वो नरवर के पास, इलाहाबाद में, इलाहाबाद के पास ही नरवर पड़ता है, उस नरवर के पास हत्या करवा देता है अबुल फजल की। और इसी अबुल फजल की हत्या के बाद अकबर हो जाता है आग बबूला। भैया ऐसा कैसे कर दिया इसने, अबुल फजल की हत्या कर दी। ठीक है, 1603 में फिर जो सलीम की दादी होती है उसके कहने पर सलीम दोबारा वापस आ जाता है। ठीक है, चलो भैया सुबह का भूला है, शाम को वापस आ गया तो सही है। अकबर भी इसे क्या कर देता है, माफ कर देता है। ठीक है, अब इसके पश्चात गवर्नर तो वो अभी भी अजमेर का था, गवर्नर अभी भी था, तो अगला शासक उसे ही बनना था। तो फिर से अकबर आदेश देता है कि भैया तुम अब तो जाओ मेवाड़, अब तो आक्रमण करो मेवाड़ पर, अब तो जीत के आओ मेवाड़ को। और भैया मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेवाड़ से भैया ये दूरी बनाना चाहता था, सलीम जो था मेवाड़ से दूरी बनाए रहना चाहता था। और ये फिर क्या करता है, जाता है अकबर के कहने पर, क्या है, चले जाता है कहां? मेवाड़ पर आक्रमण करने। लेकिन वहां से मार देता है कल्टी कहां? इलाहाबाद को, कि भैया मैं तो जा रहा हूं बारूद लेने, बारूद लेके आते हैं उसके बाद आक्रमण करते हैं। इलाहाबाद पहुंचते ही कौन सा मेवाड़, किसका मेवाड़ भैया, सीधे बैठ जाओ वहां शासन करो इलाहाबाद में बैठकर। और इलाहाबाद में बैठकर बढ़िया करके शासन करने लगता है, बढ़िया शाही भोजों का आनंद लेता है। और वहीं वो शराब और अफीम जैसी के सेवन से उसका आदी हो जाता है। ठीक है, अब भैया अकबर भी छोड़ देता है उसे उसके हालात में। 1603 में पुनः आक्रमण करा, ठीक है, लेकिन नहीं गया आक्रमण पे और शराब का आदी हो गया। अब क्या होता है, अब होता है जब ये आदी हो जाता है वहां किसका, अफीम का, शराब का, तो अघन्य अपराध शुरू कर देता है। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है, मानसिंह और सलीम के बीच क्या होती है, दूरी बढ़ जाती है, एक टकराव की स्थिति हो जाती है। ठीक है, 1603 में ही मानसिंह और सलीम के बीच एक टकराव की स्थिति बन गई। उस टकराव की स्थिति का कारण ये होता है कि जो मानसिंह की बहन थी उससे विवाह हुआ था सलीम का। मानसिंह की जो बहन थी उससे विवाह हुआ था किसका, सलीम का। और यह जो बहन है मानसिंह की,
वो क्या करती है, इस सलीम के अघन्य अपराध के कारण सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, जिससे मान सिंह और सलीम के बीच क्या हो जाती है, एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अब 1604 में क्या होता है, 1604 में भैया मृत्यु हो जाती है अकबर के तीसरे पुत्र की भी। ठीक है। जब अकबर के तीसरे पुत्र की भी मृत्यु हो गई तो शासन करने के लिए कोई नहीं बचता, अकबर के अलावा शासन करने के लिए उसके पुत्रों में कोई नहीं बचता। तो सलीम भी समझता है कि अब मुझे चल देना चाहिए, कहां, आगरा में शासन करने। ठीक है। अब वो पुनः राजमहल में क्या करता है, प्रवेश करता है। जब पुनः राजमहल में प्रवेश करता है तो अकबर तो भैया खुचांग में था ही, उसे क्या करता है, 10 दिन के लिए अंदर कारावास में डाल देता है। ठीक है। और 10 दिन बाद उसे निकालता है। ठीक हो गया, 10 दिन के कारावास भी दे दिया उसे कि सुधर जाएगा। 1605 में क्या होता है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है अतिसार के कारण। ठीक है। 1605 में क्या हो गई, अकबर की मृत्यु हो गई अतिसार के कारण। अब सत्ता संभालने वाला कौन बचा, सलीम बचा। ठीक है। सलीम बचता है सत्ता संभालने वाला। तो 1605 में ही अकबर की मृत्यु के पश्चात नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से आगरा के किले में राज्य अभिषेक होता है, किसका, सलीम का, जहांगीर का। अकबर की मृत्यु के पश्चात 1614 ईस्वी में सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा बनाता है कौन, सलीम। ठीक है। सिकंदराबाद में क्या बनाता है, अकबर का मकबरा बनाता है। तो अकबर का मकबरा कहां स्थित है, पूछता है क्वेश्चन। तो अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद में, जो कि 1614 ईस्वी में जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। अब गद्दी पर बैठने के तत्पश्चात उसे एक उपाधि से नवाजा जाता है, और वो उपाधि होती है किसकी, गाजी की उपाधि। किसकी उपाधि, गाजी की उपाधि। और ये गाजी की उपाधि प्राप्त करने वाला दूसरा मुगल शासक होता है। ठीक है। ये दूसरा है, तो पहला कौन था, पहला था भैया बाबर। ठीक है। पहला था बाबर। जब 1527 ईस्वी में युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, तो राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और बाबर विजय हो जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में बाबर को दी थी गाजी की उपाधि। ठीक है। तो पहला गाजी की उपाधि प्राप्त करने वाला मुगल था बाबर, और दूसरा जो मुगल था गाजी की उपाधि प्राप्त करने वाला वो था कौन, सलीम या फिर जहांगीर। अब जिस कार्य के लिए, न्याय के प्रति जिस कार्य के लिए सलीम को, जहांगीर को जाना जाता है, वो है न्याय की जंजीर। वो क्या है, न्याय की जंजीर। ये क्या करता है, आगरा के मीनार से, आगरा किले की जो मीनार थी वहां से लेकर, ठीक है, यमुना तट पर एक पत्थर था, उस पत्थर से लेकर अपनी मीनार तक, आगरा के किले की मीनार तक एक सोने की जंजीर बंधवाता है। ठीक है। सोने की क्या बंधवाता है, जंजीर बंधवाता है, जिसका वजन होता है 90 किलोग्राम। तो 90 किलोग्राम की वजन की जंजीर बंधवाता है आगरा के किले की मीनार से लेकर यमुना के तट पर, और उसमें लगाता है 50 से 60 घंटियां। क्या लगाता है, 50 से 60 घंटियां। और ये जो घंटियां थी वो लगभग 240 किलोग्राम की घंटियां थी। ठीक है। 240 किलोग्राम की घंटियां और 90 किलोग्राम सोने की जंजीर बंधवाता है सिर्फ न्याय के लिए। अब होता क्या था, जो न्याय, कभी भी अगर न्याय मांगने के लिए, इससे पहले जो शासन कर रहे थे राजा, तो उनके पास न्याय की कोई व्यवस्था नहीं थी, न्याय का कोई अधिकार नहीं होता था शासनकर्ता के पास, वो सारे अधिकार थे न्याय व्यवस्था के पास। तो इससे क्या होता था, किसी के पक्ष में सही न्याय भी आता था और न्याय नहीं भी आता था। तो इसने क्या करा, इसने बंधवा दी भैया जंजीर और उसमें लगा दी घंटियां। जब भी किसी को न्याय की आवश्यकता होती थी वो उस जंजीर को खींचता था, जिससे क्या है, घंटियां बजना शुरू हो जाती थी, और जहांगीर को पता चल जाता था कि किसी को न्याय की जरूरत है, किसी को मेरी आवश्यकता है, और इस प्रकार से उसके वह न्याय करता था। इसी न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता है, और इस न्याय की जंजीर को कहा जाता था जंजीर ए अदली। क्या कहा जाता था, जंजीर ए अदली। इस अदली का ही अर्थ होता है क्या, जंजीर, सॉरी न्याय। अदली का अर्थ होता है न्याय। ठीक है। अब जो आत्मकथा लिखी जहांगीर ने अपनी, वो थी आईने जहांगीरी, और इसमें अपनी न्याय की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को क्या करा, अन्य व्यवस्थाओं को बताया, जिसे
आईने जहांगीर में इसने जाहिर करा। इसी आईने जहांगीर में इसने अपने प्रशासन व्यवस्था में हुई 12 घोषणाओं का उल्लेख करा है और वो 12 घोषणाएं पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो घोषणा थी वो थी जकात का निषेध। हमने जकात क्या था, एक प्रकार का कर था। हमने दो प्रकार के कर पढ़े थे, जजिया कर और जकात कर। जजिया कर जो था वो टैक्स था नॉन मुस्लिम्स के द्वारा दिया जाने वाला, और जकात जो था वो टैक्स होता था किसके द्वारा, मुस्लिम्स के द्वारा दिया जाने वाला एक कर था। उस कर का नाम था जकात। उसी जकात को, उसी मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाले कर को इसने क्या करा, हटा दिया। ठीक है, इसने क्या करा, हटा दिया जकात को। दूसरा, चोरी डकैती कानून व्यवस्था पर, चोरी और डकैती जैसी कानून व्यवस्था पर इसने क्या करा, कार्य करा। ठीक है, अब उस समय क्या था, जहांगीर के समय में चोरी और डकैती जैसी भी अनेक समस्याएं थी। ठीक है, जो कि मार्गों से जो भी आता था उसने क्या करते थे, लूट लेते थे। और इसी के चलते उसने क्या करा, जो मार्ग थे, मार्ग के किनारे सराय बनवाई। ठीक है, सराय मैंने बताया है आपको, सराय क्या थी, एक तरह का रेस्ट हाउस था। ठीक है, रुकने का स्थान होता था। तो सराय बनवाई, कुओं का निर्माण कराया, तालाबों का निर्माण कराया। ठीक है, तालाबों का निर्माण कराया और क्या करवाया, ठीक है, तालाबों का निर्माण करा दिया। उसी के साथ साथ इसने, अब भैया जब तालाबों का निर्माण हो गया, कुओं का निर्माण हो गया, तो आवाजाही क्या है, बनी रहती थी। ठीक है, वहां उसने मस्जिदों का भी निर्माण कराया, मकबरों का निर्माण कराया, जिससे क्या है, यात्रियों की आवाजाही क्या है, बनी रहती थी। और इससे डकैती चोरी जैसी समस्याएं जो हो गई वो दूर हो गई। तीसरा है मृतकों की संपत्ति निशुल्क उत्तराधिकारी, अर्थात जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो संपत्ति थी वो उसके उत्तराधिकारी को नहीं मिल पाती थी। ठीक है, अर्थात उत्तराधिकारी की पुष्टि ही नहीं हो पाती थी। उससे पहले ही संपत्ति क्या थी, राज्य को प्रदान कर दी जाती थी। और जहांगीर जब आया उसने क्या करा, उसने मृतकों की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारी को देने का निर्णय लिया। चौथा, नशीले पदार्थों पर निषेध लगा दिया। ठीक है, जो जहांगीर था वो स्वयं में बहुत बड़ा क्या था, शराब का आदी था, अफीम का आदी था। और उसी के चलते उसने बाद में क्या करा, नशीले पदार्थ पर निषेध लगा दिया। ठीक है, स्वयं अफीम जैसी शराब जैसी शराब का आदी है और बाद में क्या करता है, स्वयं उसको क्या कर देता है, निषेध कर देता है। पांचवा है दूसरे के मकान पर कब्जा या फिर नाक कान काटने पर प्रतिबंध। अब होता क्या था ना, जो भी किसान थे या फिर जो जागीरदार थे वो अगर कर नहीं दे पाते थे तो उन पर क्या था, एक दंड लगता था। उनके मकान जो थे वो जब्त कर लिए जाते थे, उनके नाक कान काट दिए जाते थे। और इसी अघन्य अपराध को कम करने के लिए जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं गजबी अथवा घसबी निषेध। ठीक है, अब गजबी अथवा घसबी क्या था, ये था खालसा भूमि से संबंधित। ठीक है, खालसा भूमि से संबंधित जो जागीरदार होते थे वो क्या करते थे, किसानों की भूमि को अपने पक्ष में कर लेते थे। और इसी जो भ्रष्टाचार को हटाने के लिए इसने क्या करा, गजबी और घसबी जैसी समस्याओं पर निषेध कर दिया। सातवां, गरीब व निर्धन के लिए सरकारी औषधालय। गरीबों और जो गरीब थे और निर्धन थे उनके लिए क्या करा, सरकारी औषधालय बनाए। वहां क्या करा, इन्होंने हकीम नौजक की नियुक्ति करवाई। उन्हें क्या है, सरकारी वेतन दिया जाता था, राज्य उन्हें सरकारी वेतन देता था। तो इस प्रकार इसने क्या करा, औषधालयों का भी निर्माण कराया। आठवें, साल में कुछ दिन पशु वध पर निषेध। ठीक है, अब आगे चलकर क्या है, अकबर ने तो पशु वध पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। लेकिन जहांगीर ने क्या करा, इस रोक को हटा दिया और पशु वध को प्रारंभ कर दिया। लेकिन आईने अकबरी में उसने क्या लिखा कि साल के कुछ दिन में पशु वध पर निषेध होगा। मतलब साल के कुछ दिन, अर्थात एक सप्ताह में जो 2 दिन थे, रविवार और बृहस्पतिवार पर, इसने क्या करा, पशु वध पर रोक लगा दी। उस दिन पशुओं का वध नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रविवार को भैया जन्म हुआ था किसका जन्म हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था।
और बृहस्पतिवार को इसका स्वयं का जन्म हुआ था। तो इस कारण इसने क्या करा, साल में 2 दिन, साल में क्या मतलब एक सप्ताह में 2 दिन पर पशुवध निषेध कर दिया। रविवार जिस दिन भैया अकबर का जन्म हुआ था उस दिन को सम्मानीय दिन घोषित कर दिया। पिता के प्रति देखिए सम्मानीय दिन घोषित कर रहा है रविवार को। 10वां जागीरदारों व मनसबदारों की पुष्टि। इसने क्या करा, जो अकबर के समकालीन जागीरदार थे या फिर मनसबदार थे, ठीक है, उनकी क्या करी, दोबारा पुष्टि कर दी। ठीक है, मतलब पुष्टि कर दी कि पता लगा दिया कि कौन कौन अकबर के समय में जागीरदार थे या फिर मनसबदार थे, और उन्हें अपने राजमहल में जागीरदार और मनसबदारी की उपाधि दे दी। अब इसके पीछे क्या था, ये प्रशासन की व्यवस्था को लाभ था। ठीक है, वो उससे परामर्श लेता था, परामर्श लेने के बाद ही ये क्या करता था, अपनी प्रशासन व्यवस्था चलाता था। 11वां आइमा भूमि स्थानांतरण। अब आइमा भूमि होती क्या है, आइमा भूमि जो थी वो धार्मिक भूमि होती थी। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, धार्मिक कार्यक्रम के लिए जो रखी गई भूमि थी वो कहलाती थी आइमा भूमि। और इसी आइमा भूमि का इसने स्थानांतरण करा, अर्थात पहले ये आइमा भूमि स्थायी नहीं होती थी। ठीक है, कुछ समय के लिए स्थायी होती थी और उसके पश्चात ये जो भूमि थी वो अस्थायी कर दी जाती थी, जिसको बाद में परमानेंट रूप से जहांगीर ने क्या करा, स्थायी कर दिया और उस स्थायी में उसका स्थानांतरण कर दिया। 12वां जो इसका घोषणा थी वो थी बंदियों की मुक्ति। इसने क्या करा, अपने शासनकाल में जितने भी बंदी थे उनको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। ठीक है, इनको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तो 1606 ईस्वी में खुसरो ने एक विद्रोह कर दिया जहांगीर के खिलाफ, जिसे हम इसके दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो के PDF नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।